नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर सेन और आज हम लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। और इसी के साथ में अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 8 में, तो लेक्चर नंबर 8 जो है हमने जीमान इफेक्ट देखा था। और जीमान इफेक्ट नॉर्मली अगर हम बात करें तो अगर किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कई सारी लाइंस में जो है फर्दर स्प्लिटिंग जो है उसमें होती है। ठीक है, तो ये हमने जीमान इफेक्ट देखा था। जीमान इफेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, नॉर्मल जीमान इफेक्ट हो गया और उसके बाद में एनोमलस जीमान इफेक्ट होता है। तो नॉर्मली जीमान इफेक्ट में जो स्प्लिटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है। और नॉर्मल जीमान इफेक्ट की अगर हम वहाँ बात करें तो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट होती है 3 कंपोनेंट में। जो एक जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की होती है और इस एक जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी जो ओरिजिनल है उससे हायर, और इसके अलावा एक और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ओरिजिनल से लोअर फ्रीक्वेंसी की लाइन में स्प्लिट होती है। अब हम बात करें कि ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट होता है जहाँ पर हम स्पिन का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, मतलब स्पिन जो है यहाँ 0 होता है। बट वहीं हम बात करें एनोमलस जीमान इफेक्ट में तो वहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो कई सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है और वहाँ हम स्पिन को इंक्लूड करते हैं। तो ये तो हमने देखा था लेक्चर नंबर 8 जीमान स्प्लिटिंग। बट वहीं अगर हम बात करें कि लेक्चर नंबर 5 जहां हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन देखा था, तो वो स्पिन ऑर्बिट, यहाँ हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पहले फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को डिस्कस करने के बाद में हाइपर फाइन स्प्लिटिंग को हम समझेंगे। तो अगर हम बात करें फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग की या हाइपर फाइन स्ट्रक्चर, तो ये स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से आता है। और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या था, हमने ऑलरेडी देखा था कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो इस तरह का इंटरेक्शन होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है जो कि एंगुलर मोमेंटम की वजह से आता है, और जो स्पिन डायपोल मोमेंट जो है उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसके साथ में जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसकी वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसके बीच के दोनों के बीच का ये जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो है वो हमने लेक्चर नंबर 5 में इसे देखा था। और ये जो स्प्लिटिंग है ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग। तो अब हम बात करें कि हाइपर फाइन स्प्लिटिंग की, तो उसके लिए अगर हम देखते हैं कि अगर हम कोई स्पेक्ट्रल लाइन है उसके फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट को हाई रिजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से देखें तो वो हमें क्या दिखाई देता है वहाँ पर कि वो जो फाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट है वो और कई सारे कंपोनेंट में स्प्लिट होता है। ठीक, जिनमें उनका जो सेपरेशन है वो 1 सेंटीमीटर यूनिवर्स के ऑर्डर का होता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्प्लिटिंग है ये क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर जो है, या अगर हम बात करें फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग है उससे कई ज़्यादा स्मॉलर होती है। ठीक है, तो इस स्प्लिटिंग को हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग कहते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग है ये किस वजह से होती है, ये एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से ये स्प्लिटिंग होती है, हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है। और अगर हमें इस तरह की स्प्लिटिंग को देखना है तो उसके लिए हम लाइट सोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली शार्प लेते हैं हम इस लाइट सोर्स को। और अब हम बात करें कि ये कितने तरह की हाइपर फाइन स्प्लिटिंग होती है, तो ये 2 टाइप के जो न्यूक्लियर इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग को। तो पहला जो है अगर हम बात करें आइसोटॉप इफेक्ट, तो आइसोटॉप इफेक्ट की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आइसोटॉप क्या होते हैं। तो आइसोटॉप को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और साथ में उनके डिफरेंट मास नंबर जो है वो होते हैं, तो इसे हम आइसोटॉप इफेक्ट कहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो रिडबर्ग कांस्टेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर RH = me e⁴ और डिवाइड बाई 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है ये प्रोपोर्शनल किसके है, मास के। तो अभी हमने देखा कि आइसोटॉप इफेक्ट में डिफरेंट मास नंबर होते हैं एक पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग। तो अगर डिफरेंट आइसोटॉप होंगे तो उसके डिफरेंट मास।
ठीक है। और डिफरेंट मास नंबर होंगे तो उसके डिफरेंट रिडबर्ग कांस्टेंट होंगे, और डिफरेंट रिडबर्ग कांस्टेंट होंगे तो हम देख सकते हैं कि रिडबर्ग कांस्टेंट जो है वेव नंबर से किस तरह से डिफरेंट रिलेटेड है। 1/λ इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर डिफरेंट रिडबर्ग कांस्टेंट होंगे तो वेव नंबर भी डिफरेंट होंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होंगे, क्योंकि E इक्वल टू sc/λ होता है। तो 1/λ जो है वेव नंबर होता है, तो एनर्जी जो है इस इनवर्स प्रोपोर्शनल वेव नंबर। तो अगर डिफरेंट वेवलेंथ हुई, वेव नंबर हुआ उसका, तो उसकी करस्पॉन्डिंग डिफरेंट एनर्जी होगी। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट आइसोटॉप इफेक्ट जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को स्प्लिटिंग को बताता है। अब अगर वहीं हम बात करें तो सेकेंड टाइप का जो इंटरेक्शन हाइपरफाइन इंटरेक्शन है वो किस वजह से होता है। तो अगर हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर स्पिन की वजह से होता है, मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसकी वजह से होता है। तो अगर कोई न्यूक्लियस चार्ज है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को पोजेस करता है और उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये हाइपरफाइन इंटरेक्शन, तो ये किस तरह का इंटरेक्शन है। इसमें जो है अगर हम बात करें कि स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है न्यूक्लियस का, उसके बीच का इंटरेक्शन, और साथ में इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है ऑर्बिटल मोशंस की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल मोशन है उसकी वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है न्यूक्लियस के बीच का, न्यूक्लियस का, वो क्या है, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वही क्या है, हाइपरफाइन इंटरेक्शन कहलाता है। ठीक है, और इसी की वजह से जो है वो हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हमें मिलती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमेशा लेस होता है इस कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के, और वो फैक्टर जो है 10⁻³ से लेस होता है। वो किस तरह से, तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक मोमेंट तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो मास जो है वो न्यूक्लियस का मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन का। अगर वहाँ हम बात करें न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की, तो इन दोनों का मास ज़्यादा होता है कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो वो अगर मास की हम बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। तो कंपैरेटिवली न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इस वजह से कम होता है, और इसी वजह से हम बात करें कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग भी जो है वो स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग से बाय द फैक्टर ऑफ -3। ठीक, अब हम न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो जिस तरह से हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम को एस से देते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को एल से देते हैं, और वहाँ हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है तो उसकी वैल्यू हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, एल इक्वल टू √LL+1 एच क्रॉस से डिफाइन करते हैं। सेम उसी तरह से स्पिन को भी हम √SS+1 एच क्रॉस से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम उसको हम कैपिटल आई से डिफाइन करते हैं, और इसको हम लिखते हैं √II+1 H/2π। और सिमिलरली LS/Z जो है जे जो है वो क्वांटाइज होते हैं पर्टिकुलर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, और उसी तरह से अगर हम यहाँ आई का भी कोई कंपोनेंट जेड एक्सिस में लिखे तो वो किस तरह से होता है, IZ/MI H क्रॉस से। तो उसी तरह से जिस तरह से हम देखते हैं SZ की वैल्यू देखते हैं तो MS H क्रॉस होता है, और सेम तरह से LZ की वैल्यू देखते हैं तो ML H क्रॉस होता है। और वहाँ पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो MI है उसकी टोटल कितनी वैल्यू होती है, 2I+1 जो है वैल्यू होती है। जिस तरह से हम ML को देखते हैं तो वहाँ पर कितनी होती है, 2L+1 होती है। सिमिलरली MI जो है यहाँ पे +I to -I होगा। जिस तरह से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से ML को लिखते हैं हम +L to -L। सिमिलरली अब हम मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो Z एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग जो है GI, μI, MI और μn से देते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अब हम अगर एटॉमिक वेक्टर मॉडल देखें इसका तो वो किस तरह से हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरे एटम्स जो है, होल एटम जो है उसका मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम है उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो टोटल एटम की अगर हम बात करें तो उस एटम में जो है इलेक्ट्रॉन है, साथ में इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस है। तो हम इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिटल मोशन साथ में स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों को हम लेंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको कैपिटल L से लिखेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को S से लिखते हैं, और साथ में न्यूक्लियस जो है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसको हम कैपिटल I से लिखते हैं। तो
यहाँ पर हम बात करें टोटल एंगुलर मोमेंटम को, तो वो हम देते हैं किसी भी एटम का टोटल एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एफ से दिया जाता है, और वो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है एफ वो एल प्लस एस प्लस आई तीनों का एडिशन होता है, जो कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और एफ को हम जो एल प्लस एस को हम जे लिख सकते हैं, तो एफ इक्वल टू जे प्लस आई हुआ। अब जे जो है अगर हम एफ की वैल्यू देखें तो एफ जो है वो अंडर एफ एफ प्लस वन एच क्रॉस होता है। सिमिलरली अगर हम जैसे जे को देते हैं तो जे इक्वल टू क्या होता है, अंडर जे जे प्लस वन एच क्रॉस होता है, और जे की वैल्यू एल प्लस एस टू एल माइनस एस होती है। उसी तरह से एफ की भी वैल्यू देखें तो जे प्लस आई टू जे माइनस आई होती है। अब हम सिलेक्शन रूल की बात करें तो ये सिमिलरली जे जैसा ही होगा, डेल्टा जे इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। सिमिलरली डेल्टा एफ इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन होता है। वहां पर भी हमने देखा था कि जे की वैल्यू जीरो से जीरो पॉसिबल नहीं होती है, और उसी तरह से एफ की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो से जीरो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता है। अब हम एक एग्जांपल अगर ले कि जे की वैल्यू अगर 5/2 दे रखी है और आई की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तब एफ की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, जे प्लस आई टू जे माइनस आई होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं एफ की वैल्यू जो है 4 3 2 1 हमें प्लस एफ प्लस ये यहाँ एफ की वैल्यू जो है पॉसिबल वैल्यू हमने लिख ली। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं। अब अगर हम एक बात करें, ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि सीजियम जो है उसका न्यूक्लियर स्पिन जो है वो दे रखा है 7/2, और द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डी लाइन ऑफ सीजियम विल कंसिस्ट ऑफ, ए में दे रखा है 10 लाइन 4 लाइन, फिर बी में 4 लाइन है, और सी में जो है वो 6 लाइन, और साथ में फिर 14 लाइन। तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि जो सीजियम है उसका न्यूक्लियर स्पिन जो है वो हमें दे रखी है 7/2। तो न्यूक्लियर स्पिन को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल आई से। अब हम डी लाइन सीजियम की अगर देखें तो डी लाइन क्या है, 2p 3/2 से 2s हाफ में ट्रांजिशन होता है, हम जिस तरह सोडियम के हमने देखा था। तो उसी तरह से सीजियम की भी आएगी, क्योंकि ये सेम ग्रुप का एलिमेंट है। और 2p हाफ से जो है फिर किस में आएगा ट्रांजिशन, 1s 2s हाफ में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें टोटल ट्रांजिशन यहाँ पे निकालने हैं कि नंबर ऑफ स्प्लिटिंग जो है वो टोटल कितनी है। तो सबसे पहले 2p 3/2 के लिए हम देखते हैं, यहाँ हमें एफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम की स्प्लिटिंग निकालना है तो उसके लिए हमें एफ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो जे की वैल्यू तो 3/2 है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2p 3/2 से, और आई की वैल्यू 7/2 दे रखी है। तो एफ की वैल्यू जे प्लस आई टू जे माइनस आई देखेंगे तो एफ की वैल्यू 5432 ये हमें 2p 3/2 के करस्पॉन्डिंग मिली। ठीक है, अब उसके बाद में 2p हाफ के लिए अगर हम देखें तो जे की वैल्यू हाफ है और आई की वैल्यू 7/2 है, तो इसी के करस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू 4 और 3 मिली। और सिमिलरली 2s हाफ के लिए देखें तो एफ की वैल्यू 4 और 3 यहाँ पे भी हमें मिलेगी। अब हम इसके ट्रांजिशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2p 3/2 के करस्पॉन्डिंग हमने 4 वैल्यू देखी। ठीक है, और वो 4 वैल्यू कितनी है, 5 4 3 2 हो गई। ठीक है, और इसी तरह से हम 2p हाफ के, और इसके करस्पॉन्डिंग हम जे की वैल्यू देखें तो 3/2 है, और सिमिलरली हम 2p हाफ के लिए देखें तो जे की वैल्यू हाफ है, और यहाँ पर अगर हम बात करें एफ की वैल्यू तो 4 और 3 हो गया। और इसी तरह से हम 2s हाफ के लिए देखें तो जे की वैल्यू हाफ है, और यहाँ पर उसी तरह से हम बात करें एफ की वैल्यू तो 4 और 3 है। अब यहाँ सिलेक्शन रूल क्या लगेगा, डेल्टा एफ 0 और प्लस माइनस 1। तो हम देख सकते हैं कि 2p 3/2 से और 2p हाफ से कई सारे ट्रांजिशन जो है 2s हाफ में आएंगे, और ये टोटल मिला के डेल्टा एफ जो है 0 और प्लस माइनस 1 जब हम लिखेंगे तो टोटल मिला के हमारे पास 10 लाइन जो है हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम में मिलेगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो जे वाली जो स्प्लिटिंग है ये फाइन स्ट्रक्चर स्प्लिटिंग कहलाती है, जो कि जे के बीच में होती है। अब यही अगर हम बात करें एफ के बीच वाली जो स्प्लिटिंग है तो वो क्या होगी, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग है, जो कि आप देख सकते हो कंपैरेटिवली कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग यहाँ पर काफी कम उनकी बीच में स्पेसिंग है, एज कंपेरेटिवली जो जे के बीच में स्पेसिंग है वो हम देख सकते हैं। तो यहीं पर दोस्तों ये हमारा लेक्चर जो है हाइपरफाइन स्प्लिटिंग समाप्त हुआ। हम वापस से अगला लेक्चर के लिए आपके पास